अब ह्यूमन आरबीसीज पर एंटीजन ए और एंटीजन बी या दोनों एंटीजन्स की प्रेजेंस एक तो हमने ये देखी, जैसे ब्लड ग्रुप ए बी ए बी, और जब ये दोनों प्रेजेंट नहीं थे तो ओ बना। आरबीसीज पर एंटीजन ए और एंटीजन बी के अलावा एक और एंटीजन प्रेजेंट होता है जिसको हम रीसस फैक्टर कहते हैं। ये फैक्टर सबसे पहले लैंडस्टीनर ने अपने कोवर्कर वीनर के साथ 1940 में डिस्कवर किया, और क्योंकि इस फैक्टर का इस एंटीजन, ये जो एंटीजन है ये मकाका रीसस मंकी जो है, रीसस मंकी जो है उसके आरबीसीज पर भी ये फैक्टर प्रेजेंट है, इसीलिए रीसस मंकी के नाम पे इस फैक्टर का नाम, इस एंटीजन का नाम RH फैक्टर या RH एंटीजन रखा गया। अब कुछ लोगों के आरबीसीज पर ये फैक्टर प्रेजेंट है, और ऐसे लोगों को जिनमें आरबीसीज के सरफेस पे RH फैक्टर प्रेजेंट है उनको हम कहते हैं RH पॉजिटिव, और ऐसे लोग जिनके आरबीसीज पर ये फैक्टर एब्सेंट है उनको हम कहते हैं RH नेगेटिव। अब ऐसा पाया गया है कि ये जो RH फैक्टर है या रीसस फैक्टर जो है, ह्यूमन बीइंग्स के आरबीसीज में 8 ऐसे एंटीजन्स हैं जिनके कारण ये RH फैक्टर जो है वो बनता है। और ये जो 8 एंटीजन हैं ये एक ग्रुप एलील्स का है जिसमें 3 एलील्स प्रेजेंट हैं। ये 3 एलील जो हैं ये एक सेट में या ग्रुप में प्रेजेंट हैं, और जब भी इन एलील्स की इनहेरिटेंस होगी तो ये पूरे का पूरा सेट जो है वो इनहेरिट होगा। अगर ये एलील जो हैं ये डोमिनेंट हैं, कम से कम एक एलील C, D और E, कम से कम एक एलील जो है ये डोमिनेंट हो तो उसके कारण एक एंटीजन बनेगा जो कि RH एंटीजन होगा, इसलिए वो RH पॉजिटिव होगा। मिनिमम एक एलील जो है वो डोमिनेंट होना चाहिए, इस तब वो RH एंटीजन जो है या RH फैक्टर का जो है वो बनाएगा और इंडिविजुअल जो है वो RH पॉजिटिव होगा। अगर ये तीनों एलील जो हैं ये रिसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट हों, रिसेसिव फॉर्म है, ये डोमिनेंट फॉर्म है, तो डोमिनेंट फॉर्म में कम से कम एक डोमिनेंट प्रेजेंट होगा तो वो RH एंटीजन बनाएगा और इंडिविजुअल RH पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर ये तीनों के तीनों एलील जो हैं, सेट जो है ये रिसेसिव हो तो कोई भी एंटीजन जो है RH एंटीजन नहीं बनेगा, और जब वो RH एंटीजन नहीं बनेगा तो इंडिविजुअल जो हैं उनके आरबीसीज पर वो एंटीजन एब्सेंट होगा, इसलिए ऐसे लोग जो हैं वो RH नेगेटिव होंगे। तो इससे नो एंटीजन, जबकि तीनों एलील जो हैं वो रिसेसिव फॉर्म में हों। ये RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव जो है, वैसे तो इसका कोई
फर्क नहीं पड़ता। एक इंडिविजुअल RH पॉजिटिव है, दूसरा RH नेगेटिव है, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, O पॉजिटिव। वैसे ही A नेगेटिव, B नेगेटिव, AB नेगेटिव और O नेगेटिव। अगर RH पॉजिटिव इंडिविजुअल जो है उसमें किसी टाइम पर ब्लड ट्रांसफ्यूज हो, तो अगर वो RH पॉजिटिव का आ रहा है तो सेम ब्लड हो जाएगा। RH पॉजिटिव जो है वो RH पॉजिटिव को ब्लड दे तो कुछ नहीं होगा। RH पॉजिटिव अगर RH नेगेटिव को दे तो क्या होगा? RH पॉजिटिव जो है उसके RBC जो हैं एक एंटीजन कैरी कर रहे हैं और RH नेगेटिव के ब्लड में वो एंटीजन नहीं प्रेजेंट है। तो अगर RH नेगेटिव इंडिविजुअल को अगर ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, किसी एक्सीडेंट के कारण, हेमरेज के कारण, ऑपरेशंस होनी है, सर्जरी होनी है, अगर उसको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो जैसे ABO ब्लड ग्रुप्स में कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, वैसे ही RH पॉजिटिव की कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। तो ये RH पॉजिटिव जो है अगर ये RH नेगेटिव को ब्लड देगा तो RH नेगेटिव में क्योंकि वो एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, तो ये फैक्टर जो RH पॉजिटिव जो है एंटीजन, ये एक फॉरेन सब्सटेंस की तरह RH नेगेटिव के ब्लड में बिहेव करेगा और इसके अगेंस्ट RH नेगेटिव इंडिविजुअल में एंटीबॉडीज़ RH पॉजिटिव के अगेंस्ट बन जाएंगी। और जब ये एंटीबॉडीज़ बनेंगी RH पॉजिटिव के लिए, तो अगर बाई चांस इसी इंडिविजुअल को जिसमें ये RH पॉजिटिव के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनी हैं द्वारा ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, ट्रांसफ्यूज़न की ज़रूरत पड़ती है और फिर वो RH पॉजिटिव ब्लड ही ट्रांसफ्यूज़ किया जाता है, तो क्योंकि RH नेगेटिव जो इंडिविजुअल है उसमें RH पॉजिटिव के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ पड़ी हुई हैं, तो RH पॉजिटिव जो एंटीजन है, एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन जो होगा तो एग्लूटिनेशन होगी और एग्लूटिनेशन के कारण क्लम्पिंग हो जाएगी ब्लड सेल्स की और इससे कई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और कई बार ये फैटल प्रूफ हो सकता है। ऐसा ही एक केस अगर फादर और मदर जो हैं, जो एक्सपेक्टेंट फादर है और एक्सपेक्टेंट मदर है और जो फीटस है, अगर एक्सपेक्टेंट फादर RH पॉजिटिव है, मदर एक्सपेक्टेंट जो है वो RH पॉजिटिव है, फीटस जो डेवलपिंग है वो भी RH पॉजिटिव है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एक्सपेक्टेंट फादर RH पॉजिटिव है, RH नेगेटिव है एक्सपेक्टेंट मदर और जो डेवलपिंग फीटस है RH पॉजिटिव है, तो क्या होगा कि अगर जो डेवलपिंग फीटस है उसके मदर में अगर कोई प्लेसेंटा में इंजरी हो जाए तो प्लेसेंटा से जो फीटस का ब्लड है जो कि RH पॉजिटिव है वो मदर के ब्लड में आ जाएगा और जब वो मदर के ब्लड में आएगा तो वो RH पॉजिटिव के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाएंगी और जब ये RH पॉजिटिव के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनेंगी तो जो वो प्लेसेंटल बैरियर है उसको अगर वो एंटीबॉडीज़ फीटस के अंदर चली जाएं तो ये एंटीबॉडी जो हैं RH पॉजिटिव के अगेंस्ट, ये RH पॉजिटिव है फीटस, तो ये RBCs को
डिस्ट्रॉय करना शुरू कर जाएंगे, उनकी डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी, क्योंकि एंटीबॉडीज़ RH पॉजिटिव के अगेंस्ट हैं, फीटस के RBCs पे RH पॉजिटिव है, इसलिए वो एंटीबॉडी रिएक्शन के कारण ये डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी और वो जो बच्चा है उसके RBCs के डिस्ट्रक्शन होने के कारण उसमें जॉन्डिस जो है वो हो जाएगा, क्योंकि RBCs टूटेंगे, हीमोग्लोबिन टूटेगा तो बिलिरुबिन बनेगी और बिलिरुबिन बनने से फिर वो जॉन्डिस हो जाएगा। और इस केस में क्या होगा कि RBCs जितने ज़्यादा टूटेंगे उतना ही ब्लड में RBCs और हीमोग्लोबिन कम होंगे, इसलिए वो बच्चा जो है वो एनीमिक हो जाएगा। और जब वो एनीमिया से सफ़र करेगा और क्योंकि वो RBCs की डिस्ट्रक्शन के कारण अनीमिया हुआ है, इसलिए इसको हम कहते हैं हीमोलिटिक एनीमिया, HA, हीमोलिटिक एनीमिया। ऐसे केसेस में अगर डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा है तो जो डेवलपिंग फीटस है या तो वो स्टिल बर्थ होगा या इमीडिएटली आफ्टर बर्थ बच्चे की डेथ हो सकती है। अब ऐसे केसेस में जब कंसेप्शन होती है तो मदर और फादर के ब्लड ग्रुप्स जो हैं वो चेक किए जाते हैं, और अगर ऐसा केस आ जाए कि डेवलपिंग चाइल्ड जो है वो RH पॉजिटिव के चांसेस हैं, मदर RH नेगेटिव है और फादर RH पॉजिटिव है, तो 28th वीक जो है प्रेगनेंसी का उस पे उस मदर को, एक्सपेक्टेंट मदर को RHOGAM ये इंजेक्शन दिया जाता है, और ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, एंटीबॉडीज़ हैं। और अगर किसी कारण RH फैक्टर के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो गई हैं 28वें वीक से पहले, तो वो उनको डिस्ट्रॉय कर देगा। और इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, इमीडिएटली आफ्टर पार्चुरेशन ये इंजेक्शन फिर दिया जाता है RHOGAM का, और फिर एंटीबॉडी जो हैं RH पॉजिटिव के अगेंस्ट नहीं बनेंगी और इंडिविजुअल जो है वो, फीटस जो है वो जब डेवलप होके पार्चुरेशन होगी तो एक हेल्दी चाइल्ड जो है वो जन्म लेगा। ये तो हुई RH पॉजिटिव की बात। एक रेयर टाइप जो ब्लड की है उसको हम कहते हैं गोल्ड ब्लड। जिन इंडिविजुअल्स के ब्लड में RBCs के ऊपर कोई भी एंटीजन RH फैक्टर वाला प्रेजेंट ना हो, जितने भी फैक्टर RH फैक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उनमें से कोई भी फैक्टर RBCs के ऊपर प्रेजेंट ना हो तो उसको हम कहते हैं RH नल। नो RH फैक्टर, कोई भी RH फैक्टर जो है वो RBCs पे प्रेजेंट है। अगर कोई भी एंटीजन RBCs के सरफेस पे प्रेजेंट ना हो RH फैक्टर वाला, तो उसको हम कहते हैं RH नल। और जिस इंडिविजुअल में ये RH नल जो है होगा, जिनका ब्लड RBCs पे AB या O होगा, लेकिन RH फैक्टर जो है वो उसका कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा, उसको हम कहते हैं RH नल। और जैसे कि O ब्लड ग्रुप वाला जिसमें एंटीजन कोई प्रेजेंट नहीं है, O ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं है, ना A है ना B है, इसलिए ये O ब्लड ग्रुप वाला इंडिविजुअल हर ग्रुप के
इंडिविजुअल को ब्लड डोनेट कर सकता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। इसलिए जिसमें ये RH नल होगा, किसी तरह का एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा, ये इंडिविजुअल जो है ये सभी टाइप के इंडिविजुअल्स को ब्लड डोनेट कर सकता है। तो जैसे उसको यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, वैसे ही ये RH नल वाला भी सभी को दे सकता है, क्योंकि वो एंटीजन कोई प्रेजेंट नहीं है। अब क्योंकि ये रेयर है और सभी को दे सकता है, इसलिए इसको गोल्ड या गोल्डन ब्लड कहते हैं। अब खुद तो ये गोल्डन ब्लड हो गया या गोल्ड ब्लड वाला हो गया, लेकिन खुद ये इंडिविजुअल जिसमें RH नल है, इसको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में आती है। अगर ऐसा इंडिविजुअल सर्जरी होनी हो, हेमरेज हो जाए या किसी तरह भी इसको ब्लड की ज़रूरत पड़े, तो ये इंडिविजुअल किसी से भी ब्लड नहीं ले सकता, क्योंकि ये RH नल है। और RH नल होने के कारण कोई भी RH पॉजिटिव वाला जो है वो इसको ब्लड डोनेट नहीं कर सकता। इसलिए सबसे ज़्यादा डेंजरस ब्लड ग्रुप भी RH नल को कहते हैं। अब हम बात करेंगे जेनेटिक्स ऑफ RH पॉजिटिव टाइप। ऐसा पाया गया है कि ये जो RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव फिनोटाइप है, इसके लिए सिंगल पेयर जीन का R और R RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो सिंगल पेयर ऑफ जीन R एंड R जो है ये RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव फिनोटाइप के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जिसमें कैपिटल R होगा वो RH पॉजिटिव होगा, जिसमें स्मॉल r होगा वो RH नेगेटिव होगा। जब फर्दर रिसर्च हुई RH फैक्टर में, तो ऐसा पाया गया जो ये RH फैक्टर है ये एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स से बना हुआ है और इसके लिए अलग अलग एलील्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं। तो वो एलील जो हैं वो कैपिटल C स्मॉल c, कैपिटल D स्मॉल d और कैपिटल E और स्मॉल e हैं। और क्योंकि इसमें ये 2 से ज़्यादा एलील्स रिस्पॉन्सिबल हैं RH पॉजिटिव फैक्टर के लिए, जो कि खूब सारे कंपोनेंट्स का बना हुआ है, इसलिए इसको हम कह सकते हैं ये RH फैक्टर फिनोटाइप जो है एक क्लियर कट केस है मल्टीपल एलीलिज्म किसका, R जीन का। तो ये क्लियर कट केस है मल्टीपल एलीलिज्म का ऑफ R जीन। और एक चीज और पता लगी कि ये जो मल्टीपल एलील्स जो हैं ये 3 के ब्लॉक में अकर करते हैं। एक पर्टिकुलर प्लेस पर, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर या एक पर्टिकुलर लोकस पर 3 एलील जो हैं वो एक ब्लॉक में प्रेजेंट हैं। और ये तीनों एलील जो हैं जो एक ब्लॉक में प्रेजेंट हैं, ये जब इनहेरिट होंगी तो एक सिंगल एलील से नहीं होंगी, ये कंप्लीट ब्लॉक जो है 3 एलील्स का ये इनहेरिट होगा। मतलब ये हुआ कि ये CC DD और EE जो ये एलील्स हैं मल्टीपल एलीलिज्म R जीन का है, ये किसी 3 में, ये 3 एलील जो हैं एक ब्लॉक में हैं और ये ब्लॉक जब इनहेरिट होगा तो ये पूरे का पूरा ब्लॉक जो है
जिसमें 3 एलील्स हैं, कोई भी हो सकती हैं इनमें से, CC, DD और EE में से, तो ये इकट्ठी इनहेरिट होंगी और उसके कारण RH पॉजिटिव हो सकता है या RH नेगेटिव फिनोटाइप जो है वो हो सकता है। अब इसके लिए RH फैक्टर के लिए 2 हाइपोथेसिस जो हैं वो पुट फोर्थ हुई। विनर ने प्रपोज किया कि ये जो R जीन है जिसके कारण RH फैक्टर जो है वो प्रेजेंट होता है, ये 8 एलील्स का कॉम्बिनेशन है, जो कि 8 एलील्स जो कि एक सिंगल लोकस पे प्रेजेंट हैं। 8 एलील्स हैं इसलिए वो मल्टीपल एलीलिज्म हो गया। और ये क्योंकि मल्टीपल एलीलिज्म का कंसेप्ट है वो एक ही लोकस पे प्रेजेंट होनी चाहिए, तो उसने कहा विनर ने कि 8 एलील्स हैं और वो एक लोकस पे प्रेजेंट हैं। और ये एलील जो हैं ये कैपिटल R और स्मॉल r से डिनोट होते हैं और ये 8 जीन जो हैं रिस्पॉन्सिबल हैं RH पॉजिटिव या RH नेगेटिव फैक्टर के लिए या ब्लड टाइप के लिए। अब विनर ने जो जीनोटाइप जो 8 एलील्स की बात की, वो एलील जो हैं वो हैं विनर वाले, एक तो है स्मॉल r, उसके बाद है RO, R डैश, R डबल डैश, R1, R2, RX और RZ और RY। तो ये 8 एलील जो हैं, जो स्मॉल r, RO जिसमें सब में कैपिटल R है, RO, R डैश, R डबल डैश, R1, R2, RX और RZ और RY। और ये जो 8 एलील जो हैं इसमें सिंगल जो एलील है वो रिसेसिव है और ये जो स्मॉल r वाला जो है ये रिसेसिव है, स्मॉल r से डिनोट कर रहे हैं, इसलिए ये कोई भी एंटीजन प्रोड्यूस नहीं करता। क्योंकि ये रिसेसिव है तो ये एलील कोई भी एंटीजन नहीं बनाएगा और जब वो एंटीजन नहीं बनाएगा तो इसको हम कहेंगे RH नेगेटिव। ये जो कैपिटल R वाले हैं, RO, R डैश, R डबल डैश, R1, R2, RX और RZ और RY, क्योंकि इसमें कैपिटल R लगा हुआ है तो ये डोमिनेंट जीन के प्रोडक्ट्स हैं। ये एंटीजन जो हैं वो डोमिनेंट जीन का प्रोडक्ट हैं, इसलिए ये सारे के सारे जो हैं ये क्योंकि एंटीजन बनाएंगे, इसलिए ये सारे के सारे जो 7 एलील जो हैं इनका जो प्रोडक्ट होगा वो RH पॉजिटिव बनाएगा। तो स्मॉल r क्योंकि रिसेसिव है ये कोई भी एंटीजन नहीं बनाएगा तो वो RH नेगेटिव। कैपिटल R वाले जितने भी हैं वो सारे के सारे एंटीजन बनाएंगे, रिस्पेक्टिव एंटीजन बनाएंगे, इसलिए चाहे वो RO वाला एंटीजन हो, चाहे R डैश वाला हो, R डबल डैश वाला हो, X वाला हो, Z वाला हो, ये सभी क्योंकि अपने रिस्पेक्टिव एंटीजन बनाएंगे, इसलिए वो RBCs के सरफेस पे एंटीजन प्रेजेंट होगा। इसलिए ये सारे जो एलील्स, अगर कोई भी एलील प्रेजेंट होगा एक पर्टिकुलर लोकस पे तो वो RH पॉजिटिव जो है इंडिविजुअल होंगे और एट ए टाइम एक ही होगा। ये तो हो गया विनर की जो पोस्टुलेशन थी। फिशर ने प्रपोज किया और उसने रिजेक्ट किया इस हाइपोथेसिस को विनर की, और उसने प्रपोज किया कि क्योंकि ये RH फैक्टर जो है वो 3 एलील्स का प्रोडक्ट है और ये एंटीजन बनाएंगे और फिर इंडिविजुअल RH पॉजिटिव होगा। तो ये जो एलील्स हैं CC, D, D और E,
ई, इन 3 पेयर्स में से कोई से 3 कॉम्बिनेशन वाले एलील जो हैं वो इस ब्लॉक में प्रेजेंट होंगे और ये ब्लॉक एज सच इनहेरिट होगा, और इसके जो प्रोडक्ट होगा 3 एलील्स का वो बनाएगा एक एंटीजन, और उसके कारण ये RH पॉजिटिव फैक्टर होगा। और अगर ये रिसेसिव फॉर्म में है तो वो कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, इसलिए एंटीजन नहीं बनेगा तो वो RH नेगेटिव होंगे। तो ये फिशर का जो पॉस्टुलेशन है वो है कि ये जो एलील्स हैं तीनों के तीनों स्मॉल हैं, उसके बाद एक बड़ा, पहले में D, दूसरे में C, तीसरे में ये तो स्मॉल है, ये स्मॉल कैपिटल स्मॉल, फिर C कैपिटल, दोनों स्मॉल, इसमें C स्मॉल, D स्मॉल और E कैपिटल, ये तो एक एक आ गया, एक कैपिटल और 2 स्मॉल होंगे। अब कॉम्बिनेशन लेंगे हम कोई से 2 कैपिटल, तो कैपिटल CD कैपिटल, तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 एलील जो हैं, ये कॉम्बिनेशन जो है वो एलील्स के CC DD और EE। अब ये जिसमें ये स्मॉल है ये तो होगा कोई भी एंटीजन नहीं बनाएगा, और जब ये कोई एंटीजन नहीं बनाएगा तो ये फिनोटाइप जो है वो RH नेगेटिव का होगा, और 2 सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ और 8th ये सातों जो हैं ये एंटीजन बनाएंगे, और इसके कारण ब्लड जो है वो RH पॉजिटिव टाइप का होगा। तो फिशर के हिसाब से 3 एलील्स का कॉम्बिनेशन जो कि इनहेरिट होगा एक ब्लॉक के उसमें, तो उसमें कॉम्बिनेशन स्मॉल का होगा तो वो रिसेसिव होगा और कोई एंटीजन नहीं बनेगा, और बगैर एंटीजन के वो RH नेगेटिव हुआ। बाकी सभी में जो 7 बने उसमें कम से कम एक कैपिटल है, और कम से कम एक कैपिटल है, किसी में 2 कैपिटल हैं, किसी में तीनों ही कैपिटल हैं। तो जब भी एक कम से कम कैपिटल होगा तो वो एंटीजन बनाएगा जो कि RH फैक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए वो सारे के सारे इंडिविजुअल जो होंगे वो RH पॉजिटिव होंगे, और पहले वाला जिसमें स्मॉल CDE है रिसेसिव है वो कोई भी एंटीजन नहीं बनाएगा, इसलिए वो RH नेगेटिव होंगे।